जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए 2024 का वार्षिक फल कैसे रहने वाला है। यानी कि ये मान लीजिए दोस्तों कि आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। इनको लिखने का यह तात्पर्य था दोस्तों मेरा कि देवगुरु बृहस्पति क्या करते हैं, किसी भी राशि में गोचर के दृष्टिकोण से अगर हम इन्हें देखें तो यह क्या करते हैं, 12.5 महीने रहते हैं। वहीं पर अगर आप शनि को देखो तो यह क्या करते हैं, हर एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। और राहु और केतु क्या रहते हैं, 18 महीने रहते हैं। इनके कहने का यह तात्पर्य है कि यह 4 ग्रह ऐसे हैं कि अगर आपके अच्छे भाव में पड़े हुए हों तो आपको अवश्य ही मालो माल कर देते हैं। और अगर दोस्तों यह कहीं अनिष्ट फल आपको प्रदान कर रहे होते हैं तो इंसान को राजा से रंक बना देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आज जब बात मीन राशि की हो रही है तो मीन राशि के जातकों के लिए यह 2024 का वार्षिक फल कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके धन धान्य संपत्ति और कुटुंब के भाव में बैठे हुए हैं। तो जब यहाँ पर यह बैठे हुए हैं तो अवश्य ही आपको इन चीज़ों से लाभान्वित करेंगे, यानी लाभ की अवश्य ही इन चीज़ों से लेकर आपको प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद पुनः दोस्तों यह कब तक रहेंगे, यहाँ पर 30 अप्रैल तक। 1 मई को आते ही यह क्या हो जाएंगे, वृष राशि में राशि परिवर्तन कर देंगे। यानी कि जब यह वृष राशि में आएंगे तो पूरे वर्ष लगभग यह वृष राशि में क्या करेंगे, गोचर करेंगे। तो वृष राशि में आने से, मीन राशि के जातकों के तृतीय भाव में आने से यह किस प्रकार से आपको क्या करेंगे, फल प्रदान करने वाले होंगे। यह भाव दोस्तों क्या होता है, इसे भ्रातृभाव भी कहा जाता है, स्वयं का भी है और साथ ही साथ यह क्या है, पराक्रम का भी है। तो भ्रातृभाव में जब यह आएंगे तो अवश्य ही यह अपने भाई बहनों के साथ में एक आपका आपसी तालमेल, आपसी तारतम्य आपका अच्छा बना रहेगा, स्वयं के लिए भी अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों पराक्रम भाव में भी यह क्या करने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं। उसके बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके जीवन साथी के भाव में पड़ रही है। जीवन साथी के भाव में पड़ने का यह तात्पर्य है कि इस समय जब यह जीवन साथी के भाव में इनकी दृष्टि पड़ेगी तो अवश्य ही जीवन साथी के साथ में भी आपके अच्छे तारतम्य बने रहेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं हो पाया, काफी समय से आप प्रयास कर रहे थे, तो समझ लीजिए कि इस समय का प्रयास आपका क्या है, सार्थक रहने वाला है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर इन चीजों से संबंधित क्या है, लाभान्वित करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या है, दैनिक व्यवसाय, रोजमर्रा इत्यादि का क्षेत्र भी है। अगर आप अपनी जॉब से लेकर कुछ परेशान थे तो इस समय आपको अवश्य ही जॉब की भी प्राप्ति होने वाली है, यानी एक अच्छी जॉब की प्राप्ति होने वाली है। और दैनिक व्यवसाय में भी अवश्य ही आपकी उन्नति होने वाली है। उसके बाद पुनः सप्तम दृष्टि में आते हैं तो सप्तम दृष्टि पड़ती है इनकी आपके भाग्य स्थान में, यानी कि यह आपका देवगुरु बृहस्पति के अनुसार भाग्योदय का समय भी रहने वाला है। धर्म और तीर्थ में भी आपकी रुचि बनी रहेगी। और साथ ही साथ दोस्तों अगर उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें, अगर आप कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पुनः हम आते हैं नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके इनकम भाव में, आपके आय भाव में पड़ रही है, आपके लाभ भाव में पड़ रही है। तो जब इनकी नवम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो अवश्य ही दोस्तों यह क्या करेंगे, आपको लाभ की भी प्राप्ति करवाएंगे, आपके इनकम में भी वृद्धि होगी, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होने वाली है। और साथ ही साथ यह आपके उपलब्धियों में भी वृद्धि
करने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति जब मेष राशि को छोड़कर वृष राशि में आएंगे तो अवश्य ही यह आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन ले आएंगे। तो समझ लीजिए यह पूरा वर्ष देवगुरु बृहस्पति के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और ये भी समझ लीजिए दोस्तों कि मीन राशि का क्या होता है, ये धनु मीन अधिपो गुरु, यानी धनु राशि का और मीन राशि के तो क्या हैं, स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो अवश्य ही इन चीजों से आपको क्या करेंगे, लाभान्वित करेंगे, यानी लाभ की प्राप्ति अवश्य ही करने वाले होंगे। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि बैठे हुए हैं आपके द्वादशेष भाव में। द्वादशेष भाव दोस्तों यह होता है खर्चे से रिलेटेड। तो जब शनि दोस्तों यहाँ पर क्या है, स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, और मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है कि शनि द्वितीयेश और द्वादशेष हमेशा क्या करते हैं, अच्छा फल फलित करते हैं। तो जब द्वादशेष भाव में आपके 12वें घर में स्वयं की राशि में बैठे हुए हों तो इस समय विदेश गमन के लिए भी यह क्षेत्र आपका क्या है, अच्छा रहने वाला है, यानी कि विदेश यात्राएं भी आपके जीवन में खूब सुंदर होने वाली हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप विदेश में रहकर ग्रीन कार्ड इत्यादि हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय आपका क्या है, अच्छा रहने वाला है शनि के दृष्टिकोण से। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु बैठे हैं आपके तनु भाव में। तो दोस्तों यह वर्ष, पूरे वर्ष आपने एक चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है और वह आपका स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो यह जो मैंने देवगुरु बृहस्पति के अनुसार या शनि के दृष्टिकोण से जो भी आपको फल बताए हैं अवश्य ही आपके जीवन में यह साकार भी होंगे और आपके जीवन में चार चांद लगा देंगे। मगर इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान पूरे वर्ष रखें। तनु भाव में जब राहु बैठे होंगे तो अवश्य ही यह मानसिक क्लेश भी बनाएंगे। और मानसिक क्लेश के साथ साथ में दोस्तों थोड़ा सा क्या कर सकते हैं कि स्वास्थ्य से लेकर भी कुछ यह क्या कर सकते हैं, दिक्कतें ला सकती हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पुनः हम आते हैं केतु। तो केतु बैठे हुए आपके सप्तम भाव में। तो केतु के दृष्टिकोण से यहाँ पर दोस्तों देखें तो थोड़ा सा यह क्या है, जीवन साथी के साथ भी कुछ छोटी मोटी बातों में यह क्या कर सकता है, उलझने उत्पन्न कर सकता है। तो इन चीज़ों से भी आपको बच के रहना है। बाकी रही बात दैनिक व्यवसाय की तो उसके लिए यह क्षेत्र आपका क्या है, अच्छा फल है, यहाँ पर फलित करने वाले हैं। पुनः हम आते हैं सूर्य के दृष्टिकोण से। तो भगवान सूर्य नारायण के हमने यहाँ पर क्या किया है, कुछ संक्षिप्त कुछ जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 अप्रैल से और 13 मई के मध्य में भगवान सूर्य नारायण कहाँ विराजमान होंगे, मेष राशि। मेष राशि यानी इनकी उच्च राशि में। उच्च राशि में जब यह विराजमान होंगे तो समझ लीजिए कि यहाँ पर धन धान्य से संबंधित, संपत्ति से संबंधित और कुटुंब परिवार से संबंधित हर एक चीज में यह आपको क्या करेंगे, अच्छा फल फलित करने वाले होंगे। यानी कि ये मान लीजिए कि यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों 16 अगस्त से और 15 सितंबर के मध्य यह कहाँ रहेंगे, स्वयं की राशि में रहने वाले हैं, यानी कि आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। यह क्या है, शत्रु भाव होता है, रिपु भाव होता है। और रिपु भाव में जब कोई ग्रह स्वयं की राशि में बैठ रहा हो और वह भी क्रूर ग्रह बैठ रहा हो तो अवश्य ही इस वर्ष इस समय दोस्तों अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, कोई भी आप भूमि भवन इत्यादि का निर्माण करवा रहे हैं या और भी कोई आप कार्य कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि उन कार्यों में कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं कर पाएगा। वह कार्य आपके बनते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर कोई भूमि भवन से संबंधित कोई विवाद इत्यादि चल रहा है, यानी कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई विवाद इत्यादि चल रहा है तो वह भी आपके हित में रहने वाला है। उसके बाद ये मान लीजिए कि 17 अक्टूबर से और 15 नवंबर के मध्य यह कहाँ रहेंगे, अपनी नीच राशि में यानी तुला राशि में विराजमान होंगे। और तुला राशि में जब विराजमान होंगे दोस्तों तो इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आपको अवश्य ही सतर्क रहना है। और साथ ही साथ वाहन इत्यादि चलाते समय आपको विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मिला के यह आपके लिए भगवान सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से कुछ संक्षिप्त जानकारी हमने दी। उसके बाद पुनः आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो भूमिपुत्र मंगल दोस्तों 5 फरवरी से और 14 मार्च के मध्य यह कहाँ रहेंगे,
मकर राशि में विराजमान रहेंगे, यानी कि अपनी उच्च राशि में और आपके इनकम भाव में तो अवश्य ही आपके आय भाव में भी वृद्धि करेंगे। यह ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित भाव भी है। तो इस समय आपके अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ में अगर आप कोई साझेदारी का कोई कार्य करते हैं या कोई व्यापार आप उनके साथ में करते आए हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा आपको क्या है लाभ प्राप्त होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों मनोकामनाओं से संबंधित हर एक मनोकामना आपके यहाँ पर पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद 1 जून से 12 जुलाई के मध्य है क्या है अपनी मेष राशि में रह रहे हैं। मेष राशि यानी इनकी स्वयं की राशि है दोस्तों। यह मेष वृश्चिक भौमा, मेष और वृश्चिक का जो मालिक है वह कौन है, भूमिपुत्र मंगल है। तो जब यहाँ पर मंगल विराजमान होंगे यानी कि आपके धन धान्य संपत्ति और कुटुंब के भाव में जब मंगल यहाँ पर विराजमान होंगे तो अवश्य ही इन चीजों का लाभ यह आपको अवश्य ही प्राप्त करेंगे। उसके बाद पुनः हम आते हैं दोस्तों 20 अक्टूबर के बाद यह क्या करेंगे, कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे। तो यह समय थोड़ा सा संतान इत्यादि के लिए भी अच्छा नहीं रहने वाला है, विद्या बुद्धि के लिए भी अच्छा नहीं रहने वाला है और मंगल कार्यों में यह कुछ न कुछ अड़चने उत्पन्न अवश्य ही करने वाला है, क्योंकि मंगल यहाँ अपनी नीच राशि में विराजमान हो जाएंगे। और 7 दिसंबर के बाद दोस्तों यह क्या है कर्क राशि में ही बकरी हो जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि यह समय थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए भी उतना अच्छा नहीं रहने वाला है और साथ ही साथ कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं यह उत्पन्न अवश्य कर सकता है। उसके बाद पुनः हम आते हैं बुध। तो बुध दोस्तों किसी भी राशि में ग्रह गोचर के अनुसार 21 दिन रहते हैं, इनका 21 दिन में राशि परिवर्तन हो जाता है। और बात करें शुक्र की तो शुक्र क्या है 26 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं ग्रह गोचर के अनुसार। और इन दोनों का एक वो है कि भगवान सूर्य नारायण से एक घर आगे या एक घर पीछे या भगवान सूर्य नारायण के साथ में ही यह क्या करते हैं गोचर करते हैं। तो उसके अनुसार भी या फिर क्या करते हैं इनके फल में कुछ न कुछ बदलाव आ जाता है। तो ये तो था दोस्तों आपके लिए मीन राशि के जातकों के लिए कि इनके लिए पूरा वर्ष कैसे रहने वाला है। अगर मेरे बताने का तरीका दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।